हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम जो है एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। एग्ज़ाम में आपके 5 मार्क्स से लेकर के 15 मार्क्स या 14 मार्क्स का जो मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो भी इसमें कवर किया जा सकता है। कैसे? तो यहाँ पे देखिए, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ आवर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अगर आपका इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन कवर किया जाएगा तो उसमें एक शॉर्ट नोट लिखने को आएगा, जिसमें सीधा सीधा इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में पूछेंगे एंड टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री या उससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक इंक्लूड करके पूछ सकते हैं। और अगर ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आया तो जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी आज इस वीडियो में कवर करेंगे, वो सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें से पूरा का पूरा क्वेश्चन आप अपने आप कवर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक राइट नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। बट उससे पहले नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बने हुए छोटे से बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, कर देना, ताकि आने वाली जितने भी फ्यूचर में लेटेस्ट वीडियो होंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का जो टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वो आपके लिए, अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसमें भी एक पार्ट में इंपॉर्टेंट है, या फिर आप मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हैं उसमें भी आपके लिए ये क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ पे आपको स्टॉक्स, इन्वेंट्रीज या आपका जो है गुड्स के बारे में जो है बात की जा रही है उससे रिलेटेड उसका क्वेश्चन बन सकता है। क्या होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट? इन्वेंट्री होती है यानी सामान, जो माल। आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, फॉर एन एग्जांपल आई एम वर्किंग इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कि आपका जो है ये मार्कर मैन्युफैक्चर करती है, या ये जो है आपका कह लीजिए नोटबुक मैन्युफैक्चर करती है, या कोई फ़ोन मैन्युफैक्चर करती है, या कुछ भी मैन्युफैक्चर करती है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वहाँ पे उनको क्या चाहिए होगा, कच्चा माल चाहिए होगा, या फिर जो कच्चा माल बन रहा है उसको कच्चे माल से जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, फिनिश गुड बन रहा है, उसका जो है उसको भी मैनेज करना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ी ना कि ये बन गया उठा करके फेंक दिया, लो भाई ले जाओ, नाली में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, डजेंट मैटर। इनका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। या फिर जो कच्चा माल आ रहा है, ये जैसे कि ये इसका खाली जो है पूरा पोर्शन हुआ, इसका सिक्का हुआ, वो सब क्या है, एक तरह से कच्चा माल है। तो ये जो अलग अलग तरीके से आ रहा है, इसका मैनेजमेंट करना कि कब माल मंगवाना है, कहाँ पे स्टोर करना है, कहाँ रखना है, कितना मंगवाना है, कितना कम मंगवाना है। अब किसी ने मेरे पास जो है मुझे 5,000 रुपये मिले, मुझे उससे कच्चा माल मंगवाना था। अब मैंने क्या किया, मैंने सारा का सारा कच्चा माल मंगवा लिया। अब उसको रखने का मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, उसको मैनेज करने का मेरे पास कुछ पैसा नहीं है। तो इसको बोला जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जहाँ पे आप इन्वेंट्रीज को मैनेज करते हो। इन्वेंट्रीज का मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपका पूरा का पूरा बिजनेस किस पे डिपेंड कर रहा है? इन्वेंट्री पे डिपेंड कर रहा है। आपका जो है, आपके पास इन्वेंट्री नहीं होगी तो आप क्या बेचोगे, क्या जो है बेच कर क्या प्रॉफिट कमाओगे, किस चीज़ से प्रॉफिट कमाओगे? तो इसलिए इन्वेंट्री का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस को जो है जिंदा रखने के लिए और लॉन्ग टर्म पीरियड तक चला करके रखने के लिए। नाउ इन्वेंट्रीज आर एसेट्स ऑफ द फर्म। सीधे सीधा बोला गया है, इन्वेंट्रीज क्या है? एसेट होती है आपकी फर्म की। अगर आप अकाउंटिंग टर्म से भी देखो तो वो क्या होती है, बैलेंस शीट में आपका जो फाइनल स्टॉक होता है वो जो है आपकी बैलेंस शीट में दिख रहा होता है। एंड ऑफ द फर्म एज सच दे रिप्रेजेंट एन इन्वेस्टमेंट। और इसलिए क्या कहा जाता है, इसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी को बेच करके आप क्या करोगे, पैसे अर्न करोगे। बिकॉज सच इन्वेस्टमेंट रिक्वायर द प्रीशियस फंड्स, मैनेजर्स मस्ट इंश्योर दैट द फर्म मेंटेन्स इन्वेंट्री टू एट अ करेक्ट लेवल। और क्या है, बोला गया है कि ये आपका बहुत ज़्यादा फंड, प्रीशियस फंड इसमें लगा होता है, इस कच्चे माल में या फाइनल गुड्स में आपका क्या है, बहुत ज़्यादा पैसा लगा है, आपकी खून पसीने की कमाई लगी हुई है। इसलिए इसको मैनेज करके रखना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और करेक्ट लेवल पे मेंटेन करके रखना भी बहुत ज़रूरी है। इफ़ दे बिकम टू लार्ज द फर्म लॉस द अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉय फंड्स मोर इफेक्टिवली। सिमिलरली इफ़ दे आर टू स्मॉल द फर्म में लॉस सेल। क्या बोला गया है कि अगर आपने क्या किया, कच्चा माल बहुत ज़्यादा लेवल पे रख लिया, आपको जिसकी ज़रूरत नहीं थी। अब क्या हुआ, जो ज़रूरत नहीं थी उसमें भी आपका जो है आपका कैपिटल इन्वॉल्व हो गया, आपके पैसे इन्वॉल्व हो गए। अब वही पैसा अगर आप सारा का सारा जो है अपना इन्वेंट्री खरीदने में ना लगाते, बल्कि उसी लेवल तक खरीदते जितनी आपकी रिक्वायरमेंट थी, और जो एक्सेस आपने खरीद लिया उस पर जो पैसा लगा, वो पैसा अगर आप कहीं और लगाते, अपने बिजनेस को भी कहीं और लगा देते, तो वो क्या होता, और अच्छे से ग्रो करता आपके बिजनेस के लिए। बट वहीं पर अब आपने क्या किया, सारा पैसा उसमें ब्लॉक करके रख दिया। बट वहीं अगर इसका वाइसा वर्सा देखें कि अगर आपने कम इन्वेंट्री ले ली, आपने जो है कम उसमें पैसा लगाया, और अब आपको क्या है, आपको जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे कम आपके पास इन्वेंट्री अवेलेबल है, तो विच मीन्स क्या कि अब आपके पास जो है प्रोडक्शन स्लो डाउन हो जाएगा और आगे आपकी सेल पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए इसको एक करेक्ट मेंटेनेंस, करेक्ट लेवल पे रखना ज़रूरी है।
नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। अब कितने टाइप की इन्वेंट्री होती है? मेनली यहाँ पे जितने भी बिजनेस हैं अगर आप देखो तो उसमें मेनली 3 तरीके की इन्वेंट्री को जो है लिया गया है। पहला फिनिश गुड, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा रॉ मटेरियल। हालांकि हम इसको उल्टा पढ़ना शुरू करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। अब मुझे जो है पेन का जो मैन्युफैक्चर करना है, अब मुझे पेन का मैन्युफैक्चर करना है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है ना मेरे पास अलग अलग चीज़ें आती हैं। अलग अलग चीज़ें आती हैं मतलब ये मेरे पास एक पेन का जो सिक्का है ये अलग मैं खरीद रही हूँ, ये मेरे पास अलग खोखा सा आ रहा है, ये कैप अलग आ रही है, ये जो आगे पीछे का इसका जो पोर्शन है ये अलग आ रहा है। अब ये सब क्या है, ये मेरे लिए है एक रॉ मटेरियल। ठीक है, ये मेरे लिए है रॉ मटेरियल जो अलग अलग मैंने कलेक्ट किया। चाहे आप गाड़ी का ले लीजिए, आपने गाड़ी का अलग अलग पार्ट लेके आए, अब वो क्या है, वो रॉ मटेरियल है, यानी कि कच्चा माल है जिसको अभी हम काम में लगाएंगे, उसको पूरा काम इसमें करेंगे और फिर जाकर के इसको फाइनल गुड यानी वो गुड जिसको हम आगे बेच करके पैसा कमाने वाले हैं उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो द रॉ मटेरियल इंक्लूड्स द मटेरियल विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन process and every manufacturing firm has to carry certain stock of raw material are regularly जो है issued transfer to production department. Inventory of raw material are held to ensure that the production process is not interrupted by the shortage of the materials. क्या बोला गया कि हर फर्म, चाहे कोई भी फर्म हो, कोई भी प्रोडक्शन की हो, मोबाइल फ़ोन का प्रोडक्शन हो, नोटबुक का प्रोडक्शन हो, पेन का प्रोडक्शन हो या किसी चीज़ का भी प्रोडक्शन हो, तो जो भी प्रोडक्शन के काम कर रही होती है उसमें क्या होता है, उनको एक लिमिट रॉ मटेरियल अपने पास रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है? ताकि जब भी कोई डिपार्टमेंट, जो प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, जो प्रोड्यूस करता है, वो आपके पास आएगा, कहेगा कि भाई हमारे पास ऑर्डर आया है कि हमें 40 पेन बनाने हैं, तो अब आप हमें 40 पेन का सामान दे दीजिए, मुझे 40 पेन के लिए सिक्के दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये जो भी चीज़ें होंगी ये सब दे दीजिए। हो सकता है सामान बनाते बनाते कुछ चीज़ें ख़राब हो जाए, कुछ ख़राब निकले तो वो उसे फेंक दे, तो उनको एक्स्ट्रा भी चाहिए होंगे कि पेन किसी का उनको एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो दोबारा आएंगे कि हमें जो है 4 पीस और चाहिए इसके। तो इसलिए आपके पास जो है थोड़ा सा मेंटेनेंस लेवल बना रहना चाहिए ताकि आप जो है रेगुलर पीरियड पे आपको जब भी इशू करना पड़े आपका ये कच्चा माल अपने किसी डिपार्टमेंट को, तो आप उसको दे सको, ताकि प्रोडक्शन का जो है वो स्थिति भी बनती रहे, चलती रहे। ऐसा ना हो प्रोडक्शन थम जाए कि आपके पास कच्चा माल नहीं है। ये बात हुई आपकी रॉ मटेरियल की। अब क्या होता है कि मेरा जो पूरा इसका प्रोसेस है, अब मेरा वो प्रोसेस चालू होता है। पहले मैं इसको इसमें लगाती हूँ, ठीक है, ये हुआ मेरा आधा काम। अब ये क्या है, ये जो कच्चा माल था अब ये काम में लग गया है, यानी कि फाइनल गुड्स बनाने के जो प्रोसेस है उसमें उसके अंदर ये आ गया है। ठीक है, अब उसके अंदर ये आ गया है तो मैंने इसमें सीख भी डाल दी। ये हमारा जो है पेन की जो भी हुआ। अब देखो ये पूरा गुड्स नहीं बना है, पूरा फिनिश गुड नहीं बना है, अभी भी इसमें जो है अपर कैप जो ये होती है ये लगानी बाकी है और ये कैप लगानी बाकी है। तो ये क्या है कि ये आपका रॉ मटेरियल अब नहीं रहा, रॉ मटेरियल अलग अलग हो गया तो नहीं रहा, बल्कि हमने इसको क्या किया, इसको फाइनल गुड्स का जो प्रोसेस होता है उसमें इन्वॉल्व कर लिया। तो इसको कहा जाता है वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि काम शुरू में है। देखते हैं ना, जैसे इंडिया में आप जाओ, इंडिया में हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं इंडिया का ही जानती हूँ, तो आपने देखा होगा बहुत टाइम पहले, अभी भी क्या होता है, कहीं पे अगर काम चल रहा होता है तो वहाँ लिखा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि काम प्रगति पे है, काम चालू है, काम चल रहा है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। तो उसी तरीके से ये भी क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि काम हो रहा है, ये उसमें इन्वॉल्वमेंट हो गई और काम चल रहा है। सो रेफर टू द रॉ मटेरियल एंगेज्ड इन वेरियस फेजेस ऑफ प्रोडक्शन शेड्यूल। अब ये क्या है, ये ऐसा आपका मटेरियल होता है जो कि इंगेज हो गया है आपके डिफरेंट फेजेस पे, वेरियस फेजेस जो कि आपके प्रोडक्शन के शेड्यूल में आती हैं। अब ये आपका हुआ वर्क इन प्रोग्रेस। बट अब जब हमने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया ना, ये अब हमारा कंप्लीट हो गया, तो ये क्या हुआ, दिस इज़ नाउ योर फाइनल गुड। फाइनल गुड्स यानी कि जो अब पूरा तैयार है मार्केट में बिकने के लिए, अपने आप को बेचने के लिए, मार्केट में अपने आप को जाकर के हम इसको बेचेंगे और पैसा अर्न कर लेंगे। तो ये क्या है, ये रेडी टू सेल हो गया। सो गुड्स विच आर आइदर बीइंग परचेज्ड और बीइंग प्रोड्यूस्ड और बीइंग प्रोसीड बाय द फर्म, दीज आर जस्ट रेडी फॉर सेल। ठीक है, अब ये रेडी फॉर सेल है। अब ऐसा भी हो सकता है मैं मार्केट से जो है सीधा सीधा ऐसे पेन ला रही हूँ और मार्केट में बेच रही हूँ, मैं इसको जो है अलग अलग खरीद के प्रोडक्शन नहीं कर रही हूँ, तो वो भी क्या है, मेरे लिए फाइनल गुड ही है, क्योंकि वो फाइनल गुड मैं इसको खरीद करके लाई हूँ और आके बेचूंगी। सो दैट इज ऑल्सो योर फाइनल गुड्स। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है। तो आई होप ये 3 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नाउ कम टू द वाई टू होल्ड इन्वेंट्रीज। वाई शुड आई हैव सम इन्वेंट्रीज, मेरे पास क्यों होनी चाहिए कुछ इन्वेंट्री, क्यों? सबसे पहले ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव जैसे कि स्ट्राइक नेचुरल क्लाइमिटीज़, या दूसरा स्पेकुलेटिव मोटिव टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट ड्यू टू शॉर्टेज, और कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट। अब देखो क्या होता है, आपको जो है
आपको क्यों इन्वेंट्रीज होल्ड करके रखनी चाहिए? एक इसलिए कि आपका काम चलता रहे, ट्रांजैक्शन मोटिव्स। दूसरा इसलिए कि आपके पास हो सकता है कल को कोई ऐसे नेचुरल क्लाइमेटीज की प्रॉब्लम्स आ जाए, नेचुरल कुछ इश्यूज आ जाए जिसकी वजह से आपको कच्चा माल ना मिले, तो इसलिए आपके पास थोड़ा सा स्टॉक रहना चाहिए। हो सकता है स्ट्राइक हो जाए तो आपको जो है कच्चा माल ना मिल पाए अपने अपने टाइम पे, तो इसलिए भी आपके पास थोड़ा सा अमाउंट होना चाहिए। या फिर आपका जो मोटिव है वो स्पेकुलेशन भी हो सकता है। स्पेकुलेशन क्या होता है? स्पेकुलेशन होता है आपका कि जैसे आप शेयर मार्केट में देखते होंगे कि जो लॉन्ग टर्म के लिए खेलते हैं वो उसको कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट, लेकिन वहीं पे जो बंदा एक बार में बस खरीदता बेचता रहता है कि प्राइस बढ़े और घटे, तो उसको कहा जाता है स्पेकुलेशन, यानी शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो उसी तरीके से स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि आप उसमें प्रॉफिट अर्न कर सको, एक तरीके से जुआ कह लीजिए, या उस वे में आप कह सकते हैं। तो स्पेक्यूलेटिव मोटिव भी आपका हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है अर्न करें ड्यू टू शॉर्टेज। जैसे मार्केट में कई बार शॉर्टेज हो जाती है। बहुत ही अच्छी तरीके से अगर इसको समझना हो तो आप ये देख लीजिए, कोविड की जब सेकेंड लहर आई थी तो दिल्ली में क्या हुआ था कि ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी। तो जिन लोगों के पास ऑक्सीजन का स्टॉक पड़ा हुआ था उन्होंने उसका प्राइस बहुत हाई करके बेचा। तो वो क्या था, उनके पास थोड़ा सा स्टॉक बचा था, तो उनका मोटिव था स्पेकुलेशन मोटिव। तो उन्होंने क्या किया, उसको प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो है मार्केट में अच्छे प्राइस पे बेचा। या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, आपका कुछ एग्रीमेंट हो रखा हो कि आपको जो है इतने पीसेस देने ही देने हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने पास थोड़ा सा जो है इन्वेंट्री का थोड़ा सा लेवल स्टॉक करके रख सकते हो। यह आपका मोटिव होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, व्हाट बेनिफिट्स विल यू गेट? क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे? तो वो होगा फॉर ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग के लिए आपको हो सकता है अनइंटरप्टेड सेलिंग प्रोसेस, वही चीज़ बोली गई है। अगर आपका माल ठीक तरीके से बनता रहेगा तो आपका जो है सेलिंग प्रोसेस में कोई भी इंटरप्शन नहीं आएगी, कोई इशू नहीं आएगा। क्वांटिटी डिस्काउंट्स आपको मिल जाते हैं अगर आप अच्छे लेवल पे खरीदते हो तो। फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, मैन्युफैक्चर के पर्पस के लिए अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन शेड्यूल, डिपेंडेंट सेल एक्टिविटी। तो ये सारी वही चीज़ें हैं, बस थोड़ी सी भाषा आगे पीछे कर दी गई है, बाकी पॉइंट आपके वही बनते हैं। नाउ कम टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कौन कौन सी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इसमें इंक्लूड होती है? देखो, मैंने जो है कच्चा माल खरीदा, ये मान लीजिए ये मार्कर ही एज अ कच्चा माल हम यहाँ पे ले लेते हैं कि ये हमारा रॉ मटेरियल है, तो मैं इसको लेकर के आई। अब इसको जब मैं ऑर्डर करूँगी तो इसमें कौन कौन से खर्चे मेरे लगेंगे? पहला खर्चा तो लगेगा कि इस माल का ही खर्चा होगा कि इसको ख़रीदा मैंने 10 रुपये का, मान लीजिए मैंने ख़रीदा 10 रुपये का, मुझे कॉस्ट पड़ा। तो 10 रुपये का जब मैंने इसे ख़रीदा तो वो क्या हुआ, एक कॉस्ट हुई हमारी। दूसरा क्या कॉस्ट होगा, इसको लाने के लिए मैंने जहाँ से ये ख़रीदा है वहाँ से अपनी स्पेस पे जहाँ भी मैं इसको स्टोर करना चाहती हूँ उस स्टोर जो मान लो जैसे कोई गोडाउन है या कोई भी एरिया है या कोई भी जगह है, कोई भी वेन्यू है जहाँ पे मुझे उसको लेकर के आना है, वहाँ तक लाने तक का जो खर्चा होगा वो भी आपका एक अलग खर्चा होगा। अब उसको जो भी मेरा कच्चा माल है मैं उसको किसी जगह स्टोर करके रखूँगी। मान लो मैंने उसको रेंट पे जगह ले रखी है, वहाँ स्टोर करके रखा है, तो वहाँ का रेंट का खर्चा, सिक्योरिटी गार्ड का खर्चा कि उसका भाई देखभाल कर कोई पीछे से आके चुरा के ना ले जाए। तो ये सब क्या है, ये सारे खर्चे होते हैं जो कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को ध्यान में रख करके देखे जाते हैं। द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री में इंक्लूड द फॉलोइंग। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री, कि इसको होल्ड करके रखने की कौन कौन सी कॉस्ट लग सकती हैं। फर्स्ट one is your carrying cost. This is the cost incurred in keeping or maintaining the inventory of one unit of raw material or work in progress or finished good. There are two components of it. Carrying cost में क्या बोला गया है कि आपके ऐसे दो components इसमें include किए गए हैं जो कि आपके क्या है, वो कॉस्ट है जो कि आपको इंकर्ड करनी पड़ती है इस सामान को मेंटेन करके रखने के लिए, उसको ध्यान में रख करके रखने के लिए। पहला यहाँ पे आता है कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। कॉस्ट ऑफ स्टोरेज कौन सा है, जहाँ पे जिस स्टोर में आप उसको रख रहे हो, इसका स्टोरेज कर रहे हो, उसके लिए। रेंट ऑफ स्पेस, जैसे कि सैलरी ऑफ स्टोर कीपर, कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस हो गया आपका, वेयर हाउसिंग हो गया, एटसेट्रा। नाउ कम टू द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। फाइनेंसिंग क्या होती है, आपका आपने अगर कहीं से लोन लिया है और उसके बाद ये सामान खरीदा है तो उसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दैट विल बी योर इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स, वो आपका हो जाएगा कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। यानी कि जिस चीज़ से आपने उसको फाइनेंस करवाया है उसका भी अलग से कॉस्ट आपको देना पड़ेगा, या फिर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट वन इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इन्वेंट्री। यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, इसको एक्वायर करने के लिए, इसको खरीदने के लिए आपको जो पैसा देना पड़ा, जो 10 रुपये इसको खरीदने के लिए देने पड़े। तो कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑर्डर, जो उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको खर्चे देने पड़े। यानी आपका यहाँ क्या है, ऑर्डर करने से जो भी आपने सिस्टम किया है, जो आपने प्रोसीजर किया है, वो आपका जो होता है उस पर जो खर्चा होता है, दैट इज़ योर ऑर्डरिंग कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ पेपर वर्क एंड कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन विद द सप्लायर, कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन,
चेकिंग एंड हैंडलिंग, सैलरीज एंड वेजेस ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या क्या बोला गया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर करने की कॉस्ट। माफ़ कीजिएगा, शायद मैंने ये बोला था कि इसका जो कॉस्ट है, ठीक है, वो नहीं है, यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट है, वो मैंने गलती से बोला है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसको ऑर्डर करने का कॉस्ट, कि जो भी ऑर्डर का प्रोसीजर रहा है। नाउ योर नेक्स्ट वन इज़ कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट्स। अ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपका जो है, आपके पास स्टॉक नहीं होता, आपके पास स्टॉक नहीं होता, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे कौन कौन सी सिचुएशन आपको देखनी पड़ेगी, वहाँ पे क्या आपका कॉस्ट बनता है। तो कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट का मतलब है कि जिस ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपकी डिपार्टमेंट में कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए अब कच्चा माल नहीं बचा है, तो उसमें आपको कौन कौन सा जो है लागत आपकी लग जाएगी। ठीक है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आने वाली सिचुएशन यहाँ बताई गई है। अ सिचुएशन व्हेन द फर्म इज नॉट हैविंग यूनिट ऑफ एन आइटम इन स्टोर बट देयर इज अ डिमांड फॉर दैट आइदर फ्रॉम द कस्टमर और द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्या बोला है कि आपके पास उसका कोई जो है स्टोर में नहीं पड़ा हुआ सामान, कोई कच्चा माल या कोई भी सामान नहीं पड़ा हुआ, बट आपके पास क्या है, ऑर्डर आया है, कहाँ से, किसी भी डिपार्टमेंट से, आपके कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से या फिर आपकी किसी कस्टमर से। तो कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट ऑफ रॉ मटेरियल इज द हर्डल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब क्या बोला गया है कि अगर आपके पास रॉ मटेरियल का कॉस्ट ऑफ सोल्ड आउट जो हुआ है, यानी कि स्टॉक आउट जो हुआ है, आपके पास रॉ मटेरियल अगर नहीं है तो उसका जो कॉस्ट आपको क्या लेना पड़ेगा, उसके आपकी क्या लागत आ जाएगी कि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वहाँ पे हर्डल हो जाएगा, उसमें समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। और वहीं पे अगर आपके पास फिनिश गुड का जो है स्टॉक आउट हो गया है तो आप क्या करोगे, आपकी सेल चली जाएगी, आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो वो यहाँ पे बात की गई है। नाउ कम टू द मोस्ट important topics, that is your techniques of inventory management। टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे बन के आता है। एबीसी एनालिसिस तो उसमें और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग से एक टॉपिक आ जाता है आपके एग्जाम में। दे विल आस्क अ क्वेश्चन अबाउट एबीसी एनालिसिस, जो कि आपका शॉर्ट नोट लिखने के लिए होगा, एंड दैट विल कवर योर एटलीस्ट 5 मार्क्स। तो एबीसी एनालिसिस क्या होता है, इसको मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ाऊंगी क्योंकि इसकी ऑलरेडी एक वीडियो मैं कर चुकी हूँ, आप उसको जाकर के देख सकते हो, यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। को जहाँ पे एबीसी एनालिसिस का मतलब क्या है, देखिए आपके जब कंपनी में कोई भी सामान बन रहा होता है, तो कोई भी सामान जब आप बना रहे होते हो तो वहाँ पे आपको मान लो आपके पास 3 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप, ठीक है, XYZ, ठीक है, 3 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको, ये आपके रॉ मटेरियल हैं जिसको बना करके आप फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हो। अब देखो ये 3-4 प्रोडक्ट ऐसे हैं। अब आप देखोगे कि कुछ प्रोडक्ट आपके पास ऐसे होंगे, या कुछ रॉ मटेरियल कहना चाहिए मुझे, जो रॉ मटेरियल कुछ ऐसे होंगे जिन पे आपका सबसे कम खर्चा लग रहा है, सबसे कम खर्चा लग रहा है, पर उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है। देखो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, यानी कि यहाँ पे जो है एक्स में आपको जो है 5 रुपये देने पड़ रहे हैं, और इसमें आपकी जो है जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटीज़ आ रही हैं, मान लो यहाँ पे आपको मिल रही हैं सबसे ज़्यादा 100 क्वांटिटी आपको इस प्रोडक्ट की, इस रॉ मटेरियल की मिल रही है। वहीं वाई में आपको 3 रुपये का जो है देना पड़ रहा है, 3 रुपये का देना पड़ रहा है, या इसको थोड़ा ज़्यादा कीजिए, इसमें आपको जो है 10 रुपये देने पड़ रहे हैं, 10 रुपये देने पड़ रहे हैं, और इसकी जो क्वांटिटी है अब आपको कम मिल रही है, मान लो इसमें 80 मिल रही है। और एक ऐसा है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा खर्चा देना पड़ रहा है, 50 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, और यहाँ पे आपको क्वांटिटी मिल रही है मात्र 10 यूनिट्स। अब यहाँ पे क्या चीज़ पता चल रही है कि जो सबसे कम पैसा जहाँ पे आपको देना पड़ रहा है, ठीक है, वहाँ पे आपके पास मटेरियल बहुत ज़्यादा है, और जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है वहाँ का रॉ मटेरियल आपके पास सबसे कम क्वान्टिटी में आ रहा है। तो एक बात बच्चों ध्यान से सुनो कि अगर यहाँ से मुझे 100 यूनिट के 100 यूनिट मेरे बर्बाद हो गए, ठीक है, मान लो 100 यूनिट के 100 यूनिट मेरे बर्बाद हो गए, तो वहाँ पे मुझे दोबारा ये 100 यूनिट खरीदने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। बट वहीं अगर मेरे ये 10 यूनिट में से 1 यूनिट भी ख़राब हो गया तो यहाँ पे मुझे सिर्फ और 1 यूनिट का मुझे 5 रुपये खर्च करना पड़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका जो है एक एक पीस में इसको बड़े ध्यान से, लाड से, प्यार से जो है संभाल के रखूँ, ठीक है, इसके साथ धोखा ना करो, बल्कि इसको और ज़्यादा संभाल के रखूँ, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट प्रीशियस है, बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, ये हमारे लिए जो है बहुत एक्सपेंसिव है, भले ही क्वांटिटी कम है पर इस पर सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो ये चीज़ हमें देखनी है कि कौन इन सबको जो है, जितने भी रॉ मटेरियल है, हमें उनको 3 भागों में बांट लेना है, जो कि आपका ABC के होगा। ए आपके वो प्रोडक्ट्स होंगे जहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा
कॉस्टली आइटम्स होते हैं और बी में थोड़े कम कॉस्टली और सी में सबसे कम कॉस्टली। अब ए में जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली है उसकी जो क्वांटिटी है वो सबसे कम होगी, ठीक है, वो हम रखेंगे ए कैटेगरी में। बी में जो नॉर्मल वाले होंगे उनको रखेंगे। सी में हम उनको रखेंगे जिनकी क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा है बट द अमाउंट विच वी आर इन्वेस्टिंग इन दैट रॉ मटेरियल इज़ लेस। तो वो हम इसको 3 भागों में बांट लेंगे जो कि बनेगा आपका ABC। और मुझे ऐसा क्यों करना है, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन प्रोडक्ट्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, किन की जो है सबसे ज़्यादा मुझे टेक केयर करने की ज़रूरत है, तो इसलिए उनको ABC में हम बांट लेते हैं। तो ये था आपका एक इन नटशेल बताया जाए या क्रक्स निकाल के बताया जाए तो इसका मतलब ये था। नेक्स्ट कम टू ओके, मेरा ये थोड़ा सा ट्राइपॉड का इशू हो जाता है, सो आई एम रियली सॉरी गाइस अगर आपको इशू हो रहा हो इससे। चलिए अब यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया है, इसको भी फटाफट कर लेते हैं। ये हमारे आइटम नंबर है जो कि रॉ मटेरियल के लिए यहाँ पे लिए गए हैं। यहाँ ये बताया गया है कि किसका हम एनुअल कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है। परसेंट ऑफ टोटल यूनिट, यानी कि जितना हमारे टोटल यूनिट है उनका कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट इसका हम कंजम्पशन कर रहे हैं, रेट कितना है और टोटल वैल्यू हम कितना इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब इसको हम जो है प्रायोरिटी ऑर्डर पे लिख लेते हैं, यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर लिख लेते हैं। आप अगर इसका जो है ध्यान से देखोगे तो जो सेकेंड पॉइंट वाली चीज़ है जहाँ पे हम एनुअल वैल्यू है 6,50,000 वो सबसे ज़्यादा है, और कम्युलेटिव एनुअल वैल्यू इसकी जो है वो भी आपकी है 6,50,000, पर इसका जो कम्युलेटिव है वो कितना है 32.5%, ठीक है। 32.5% हम इसमें जो है वो यूज़ कर रहे हैं जो कि सबसे कम है। तो वो उसमें अब कितना हो गया, परसेंट ऑफ आइटम 6% ऑफ आइटम। तो यहाँ पे इस तरीके से आप सब पूरा कैलकुलेशन करके देखेंगे एंड देन यू विल रियलाइज़ कि यहाँ पे आपका A, B और C कौन कौन सा पार्ट में बन करके आता है। तो इस तरीके से आप पहले इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा आपको ये ईजिली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ योर जो है VED एनालिसिस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, V का मतलब हो यहाँ पे है विचुअल, E का मतलब है एसेंशियल एंड D का मतलब है डिज़ायरेबल। यहाँ पे इसका एनालिसिस का एक बार हम देख लेते हैं। यूज जनरली फॉर स्पेयर पार्ट्स। अब ये ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है, जो स्पेयर पार्ट्स वाले आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं वहाँ पे इसको यूजुअली वहाँ यूज़ किया जाता है। रिक्वायरमेंट एंड अर्जेंसी ऑफ स्पेयर पार्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मटीरियल्स। अब जो आपका स्पेयर पार्ट होता है ना, उसकी जो एमरजेंसी होती है, उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, अर्जेंसी होती है, वो थोड़ी अलग होती है आपके रॉ मटेरियल्स से। क्योंकि रॉ मटेरियल आपको प्रोडक्शन में यूज़ करना होता है, बट स्पेयर पार्ट्स क्या होते हैं, उसका आपका अलग लेवल होता है, उसकी अलग जो है एक तरीके से स्थिति होती है, उसको अलग सिचुएशन से देखा जाता है। डिमांड फॉर स्पेयर पार्ट्स आर क्लासिफाइड एज विचुअल, एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल। 3 पार्टों में इसको बांटा गया है। विचुअल में कौन सा है रखा गया है, These spare parts must store adequately because these are needed for smooth running of business। क्या बोला गया है, ऐसे स्पेयर पार्ट्स जो कि आपको अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उसके लिए आपको इस कैटेगरी में रखा जाता है। वीटल या वीचल जो भी आप बोल रहे हैं, तो उसमें आपको रखना चाहिए, ये उस कैटेगरी में आपको रखना चाहिए। क्योंकि अगर आपका जो है प्रोसेस चलता रहेगा तो ही आपका जो है प्रॉफिट होता रहेगा। बट अगर आपके पास ये स्पेयर पार्ट नहीं है या इनको आपको क्लासीफाई आपने नहीं करके रखा, तो इसका मतलब है कि आपकी जो रेगुलरली आपका रन हो रहा है बिजनेस स्मूथली, वो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एसेंशियल। दीज स्पेयर पार्ट आर ऑल्सो नेसेसरी बट देयर स्टॉक मस्ट बी केप्ट इन लो फिगर। अब इसको क्या करना है, आपको लो फिगर में रखना है, कम ज़्यादा आपको इसकी क्वांटिटी नहीं रखनी। वहीं डिज़ायरेबल में क्या है, स्टॉकिंग ऑफ 0 टाइप ऑफ स्पेयर पार्ट बी अवॉइडेड एट टाइम्स if the lead time of these spare part is less then stocking of these spare part can be avoided। क्या बोला गया है, देखो अब हो सकता है कुछ ऐसे स्पेयर पार्ट हैं, अब आपकी मशीन है, आप बहुत बड़ी मशीन है जहाँ पे प्रोडक्शन करते हो, उसका कोई जो है मोटर वो ख़राब हो गई है, तो वो क्या है, वो एक तरीके से ऐसी स्पेयर पार्ट है जिसको आपको रेगुलर अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कम यूज़ ऐसा होता है कि ये ख़राब हो जाए या कुछ इसमें सिचुएशन आ जाए, और आपको पता है कि अगर ये ख़राब हो गई है तो मैं अभी कॉल करूँगा तो वो अभी आ जाएगा तुरंत आधे 1 घंटे में। तो इसलिए आप ऐसी चीज़ों का जो है स्टॉक रखना जो है अवॉइड कर सकते हैं। तो वो कौन सी कैटेगरी में आ गया, डिज़ायरेबल में। वहीं अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पता है कि आपके बिजनेस के लिए ज़रूरी है, पर ये भी पता है कि उसकी कम क्वांटिटी ही रखनी है, ऐसा नहीं है कि डेली की डेली ख़राब होगा, नहीं। और वहीं आपका दूसरा स्पेयर पार्ट है, कोई नट हो गया, कोई छोटी मोटी चीज़ें हो गई जो आपकी मशीनों में होता रहता है, थोड़ा नट लूज़ हो गया, कुछ हो गया तो आप बदल देते हो, तो वो क्या है, एक तरीके से वीटर। और ये ध्यान रखिएगा कि हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग
जो है स्पेयर पार्ट अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। हो सकता है हमारे लिए जो नट बोल्ट है वो एक वीटल हो, पर वहीं पे किसी व्यक्ति के लिए वो एसेंशियल हो, किसी व्यक्ति के किसी का ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेंशियल हो। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर भी। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ योर SDE एनालिसिस। Evaluates the importance of inventory item on the basis of their availability as per the system. The items are classified as follow. क्या बोला गया है SDE में कि ये ऐसे बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया जाता है कि वो कितने ज़्यादा अवेलेबल हैं या कितने जल्दी अवेलेबल हो सकते हैं, तो उनके बेसिस पे इसको जो है बांटा गया है, जहाँ पे एस का मतलब है स्केयर आइटम्स। दीज आइटम्स विच आर इन शॉर्ट सप्लाई एंड मोस्टली सच आइटम्स कंस्टिट्यूट इम्पोर्टेड आइटम्स। अब क्या बोला गया है, ये ऐसे आइटम है विच आर इन शॉर्ट सप्लाई, कि इनकी सप्लाई जो है शॉर्ट होती है, एंड मोस्टली सच आइटम्स कॉन्स्टिट्यूट इम्पोर्टेड आइटम्स, और ऐसे आइटम्स होते हैं जिनको इम्पोर्ट करवाना पड़ता है या कोई और आइटम्स हो गए। तो ये स्केयर आइटम्स में बांटा गया कि भाई ये स्केयर आइटम्स है, इनको अलग कर दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी जो सप्लाई है वो बहुत कम होती है और ये बाहर से मंगवाने पड़ेंगे तो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। उससे थोड़ा नीचे लेवल पे आ जाइए तो डिफिकल्ट आइटम्स, दिस कैटेगरी रेफर्स टू सच आइटम्स विच कैन नॉट बी प्रोक्यूर्ड ईजिली। इसको भी आप ईजिली प्रोक्यूर नहीं कर पाओगे, बट आपको जो है कंपेयर टू स्केयर से ये थोड़े से नीचे लेवल पे आ जाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ योर इजी आइटम्स, जो कि आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे इन द मार्केट, दैट कम्स अंडर इजीली आइटम्स। तो यहाँ पे आपका आ गया SDE एनालिसिस। नेक्स्ट इज EOQ जो है ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आफ्टर ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस के बाद EOQ भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस अबाउट EOQ मॉडल हमारी कुछ पिछली वीडियोस में, ठीक है, आप चाहे तो वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे मैं फटाफट एक बार इसको जस्ट रिवाइज करा देती हूँ। EOQ क्या कहता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कितनी क्वांटिटी ऑर्डर की जाए, कितनी क्वांटिटी पे जो है मुझे दोबारा माल मंगवा लेना चाहिए ताकि मुझे इकोनॉमिकली सही रहे। इकोनॉमिकली सही रहे का मतलब क्या है, देखिए मुझे इतना सारा माल भी नहीं मंगवाना कि जिसको ला करके मुझे किसी के सर पे रखने की ज़रूरत पड़ जाए। नहीं, जितना माल मैं मंगवाऊंगी मेरे को सिर्फ उतना मंगवाना है जितना मेरे पास स्टोर करने का क्षमता हो और जितनी मुझे ज़रूरत हो, ना ही ज़्यादा ना ही कम, जो हमने ऑब्वियसली पिछले थोड़े कुछ मिनट्स में डिस्कस किया था। द मॉडल अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन the order size that will be minimize the order inventory cost. It assumes that total inventory cost, total carrying cost plus total carrying cost. This model also ensure availability of inventories whenever needed. यानी इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, एक ऐसा जो है लेवल ध्यान में रख लोगे जहाँ पे जिस सिचुएशन पे आपके पास जो है आपको पता चल जाएगा कि यहाँ इतनी क्वांटिटी में मेरे पास अब माल आ गया, तो यानी अब मुझे दूसरा ऑर्डर प्लेस कर देना है ताकि मेरे पास जो है माल की कमी ना हो। दूसरी चीज़, ये आपको एक ऐसा लेवल बताता है, जो ऐसा इकोनॉमिक लेवल बताता है जहाँ पे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सबसे कम होती है, और वहाँ पे आपको जो है सबसे सही तरीके से ऑर्डर प्लेस कर देना सही रहता है। अजम्पशन क्या है इस मॉडल के, इस मॉडल को तभी यूज़ किया जा सकता है जब आपको ये सारे अजम्पशंस पूरे हो रहे हो, या ये सारे अजम्पशंस आप साथ में लेकर के चल रहे हो। कौन कौन से अजम्पशंस हैं, वो अजम्पशन है कि आपका जो है द यूसेज ऑफ द पर्टिकुलर आइटम ऑफ अ गिवन पीरियड विद सर्टिनिटी एंड द यूसेज रेट रिमेन सेम थ्रू आउट द ईयर, कि जो आपका उसको यूज़ करने का रेट है, जो आपको जो सामान मंगवाना है उसका जो रेट है वो पूरे साल भर सेम रहेगा। नो टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड गेटिंग इट सप्लाई। और जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो वैसे कि वैसे ही आपको सप्लाई मिल रही है, उसके बीच में कोई टाइम गैप नहीं है। देर आर ओनली कभी कभार अपनी राइटिंग नहीं समझ आती, इसलिए मैं बीच में रुक जाती हूँ। देर आर ओनली 2 कॉस्ट रिलेटेड टू इन्वेंट्री, सिर्फ 2 ही कॉस्ट रिलेटेड होंगी आपकी यहाँ पे, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, उसके अलावा कुछ नहीं। कॉस्ट पर ऑर्डर ऑफ एन आइटम इज कॉन्स्टेंट एंड द कैरिंग कॉस्ट इज ऑल्सो फिक्स्ड एंड इज गिवन एज % ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। क्या बोला गया है कि जो आपकी कैरिंग कॉस्ट है वो पूरे टाइम तक जो है फिक्स्ड ही रहेंगी, सेम रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक बार चेंज हो जाएगी और दूसरी बार जो है कम ज़्यादा हो जाए, ये भी नहीं होगा। और जो है आपकी फिक्स्ड परसेंटेज पे आपको मिलेगी एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। नेक्स्ट इज इसी का आपका EOQ मॉडल कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी कैसे नहीं पता चलेगी कि कौन सी क्वांटिटी आपके लिए सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, Q इज इक्वल टू √2AO अपॉन C, जहाँ पे Q का मतलब है कि कितना क्वांटिटी, कितना साइज़ आपको ऑर्डर करना है। A का मतलब है कि पूरे साल में एनुअल आपको कितना जो है यूनिट्स
आपकी ज़रूरत है, कितना आपको जो है क्वांटिटी चाहिए। ओ का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट। सी का मतलब है एनुअल कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 यूनिट इन स्टॉक, यानी एक स्टॉक को कैरी करने में आपको कितना खर्चा पड़ेगा। अब देखिए इन्वेंट्री कॉस्ट एंड ईओक्यू का यहाँ पे एक हमने जो है ग्राफिकल वे में समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे आपके ऑर्डर आ जाते हैं, यहाँ आपका कॉस्ट आ जाता है कि कितना आपको कॉस्ट लग रहा है। तो देखो कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, जैसे जैसे आपका एक एक पीस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कैरिंग कॉस्ट बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे तो इसकी सीधी एक लाइन बन जाती है, परंतु जो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है, अब आपने जो है एकदम से अगर आप देखोगे तो जब आपने क्वांटिटी ऑर्डर की है, कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी ऑर्डर की है, तो आपका खर्चा इतना ही है। क्यों इतना है पर पीसेस का? क्योंकि अगर आप जो है सामान मंगवाओगे तो ट्रक का खर्चा लगेगा, कुछ खर्चे ऐसे हैं जो लगेंगे ही लगेंगे, ट्रक वाले को आपको खर्चा देना ही पड़ेगा आपको जो है, या फिर आपको जो ऑर्डर आप कर रहे हो, जो आप अपना पूरा प्रोसेस कर रहे हो पहले ऑर्डर देने से पहले, उसके जितने भी खर्चे हैं वो तो आपको लगेंगे लगेंगे। वैसे ही जो आपका क्वांटिटी बढ़ता जाएगा वैसे ये खर्चे कम होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो उन सब में डिवाइड हो जाएंगे, पर ये जो है एक लेवल ऐसा आएगा कि ये ऐसे ऐसे नीचे आ जाएंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखो तो कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट को जब आप प्लस करते रहोगे तो जो टोटल कॉस्ट का ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये आपका बनेगा एक तरीके से ईओक्यू को रिप्रेजेंट करने का ग्राफ। हमने इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है ईओक्यू वाली वीडियो में, आप उसको प्लीज़ जा करके देख लीजिएगा। यहाँ पे अभी टाइम की वजह से हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहाँ पे कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट मिक्स हो जाती हैं, मिल जाती हैं। इसी को आप कहते हो कि ये आपकी जो है इकोनॉमिक क्वांटिटी है। यहाँ पे जो आपकी क्वांटिटी बन रही है, जो यहाँ पे पॉइंट पे जहाँ पे ये मिल रहा है, यहाँ जो क्वांटिटी बन रही है वो आपकी जो है इकोनॉमिक क्वांटिटी होगी। Okay, now come to the last but not the least, that is your just in time inventory. just in time inventory यानी कि जब ज़रूरत है तभी मंगवा लो, जब ज़रूरत है तभी मंगवा लो। अगला दिन का चिराग है, घिसो और पाओ, घिसो और पाओ। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड द गोल इज एक्सटेंशनली टू मिनिमाइज सच इन्वेंट्री एंड देयर बाय मैक्सिमाइजिंग द टर्नओवर। The just in time of firm keeps only enough inventory on hand to meet immediately production needs। क्या बोला गया है इस केस में? क्या करती है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, वो केवल और केवल उतना ही माल अपने हाथ में रखती हैं जितना उनको इमीडिएटली रिक्वायरमेंट होती है या जो है इमरजेंसी के लिए रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स इट। अदरवाइज़ वो क्या करते हैं, जब उनको ज़रूरत होती है तभी उनको जो है क्वांटिटी का ऑर्डर दिया जाता है आगे। अब रिक्वायरमेंट्स ऑफ जीआईटी सिस्टम, क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि कंपनी के पास जो है ओनली कुछ ही ऐसे सप्लायर हो, थोड़े से सप्लायर हो, और जब भी कंपनी उनको जो है ऑर्डर करे उनके पास टाइम पे आ जाए, ये रिक्वायरमेंट है। तभी आप जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री को फॉलो कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। सप्लायर जो है वो बाउंड होने चाहिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में, कि आप के पास एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि चल तू मेरा दोस्त है तो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम में चालू कर लेता हूँ, तो वो कल को धोखा दे सकता है, जो कि आज के टाइम पे इंसानों की फितरत है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेना चाहिए कि आप जो है आप एक ऐसे सप्लायर हो कि आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि जब भी मैं माल मंगवाऊंगा आपको मुझे फ्रीक्वेंटली डिलीवरी करनी पड़ेगी, छोटे छोटे लॉट्स में। ठीक है, जैसे जैसे मैं थोड़े थोड़े लॉट्स मंगवाऊंगा आपको मुझे देने पड़ेंगे। पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स और पार्ट्स कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, और ऐसा नहीं है कि वो ख़राब पार्ट्स आपको भेज दे या ख़राब क्वालिटी के चीज़ें भेज दे, नहीं। जस्ट इन टाइम प्रोसेस में, जस्ट इन टाइम सिस्टम में आपको जो है जल्दी माल चाहिए और सही माल चाहिए। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट करके अगर आप कर सकते हो तो आप ये ज़रूर कीजिए। बेनिफिट्स क्या है कि आपकी इसमें कैरिंग कॉस्ट कम हो जाती है, आपको अपने पास माल जो है बचा करके रखना नहीं पड़ता, संभाल करके रखना नहीं पड़ता, आपको वो उसकी संभाल नहीं करनी पड़ती। रिच स्पेस जो होती है वो आपको यूज्ड फॉर इन्वेंट्री कैन बी यूज्ड फॉर अदर मोर प्रोडक्टिव यूजर्स। अब जिस गोडाउन में आप जो है अपना सामान वहाँ पे रखते थे, अब उस गोडाउन में आप अपना दूसरा काम कर सकते हो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और बेटर चीज़ें कर सकते हो। सो दैट्स इट गाइज, आज के लिए इतना ही बहुत हो गया, मेरा भी बोल बोल के मुंह दर्द हो गया। आई होप आपको जो है टॉपिक समझ में आया हो। आज एक्चुअली में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, मैं खुद सोच रही थी कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। काफ़ी बच्चे हैं जो है कमेंट्स कर रहे थे, तो इसलिए आज की ये वीडियो हमारी आप सभी उनके लिए बच्चों के लिए जिन्होंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियो मांगी थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। बट उससे पहले नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही साथ छोटे से बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।